28 दिसंबर 2025 तेहरान के ग्रैंड बाजार में वो हुआ जो पिछले 5 दशक में नहीं हुआ था। सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। ये बिजनेस का अंत नहीं, रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। 10 जनवरी को 2500 लोगों को ऐसे ही मार दिया गया। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2500 साल पहले साइप्रस द ग्रेट ने दुनिया का पहला ह्यूमन राइट चार्टर बनाया था और उसी जगह पर आज ह्यूमन राइट्स को कोई जानता तक नहीं है। एक 17 साल के लड़के को पुलिस गोली मार देती है जबकि उसके हाथ में सिर्फ, लेकिन आखिर उस लड़के की गलती क्या थी? $1 के बराबर 10 लाख ईरानी रियाल है। आखिर ईरान में ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2500 सालों की पुरानी सिविलाइजेशन 2500 लोगों के मौत तक ले आई? इन सारे करतूतों के पीछे मात्र एक ही ग्रुप है। दोस्तों, मैं हूं अरुणोदय चौधरी, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है, जिसे आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो ईरान के बारे में बताने वाला हूं वो आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है 2500 साल पुराने सिविलाइजेशन की, एक रात में हुए तख्तापलट की और बिलियंस ऑफ डॉलर के हो रहे काले खेल की, जिसमें कि हजारों लोगों की जान गई, वो भी सिर्फ एक फ्रीडम के लिए। दोस्तों, आज जो आप ये ईरान की हालात देख रहे हो, ईरान पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। ईरान की कहानी 550 बीसी में शुरू हुई थी, जब ईरान ईरान नहीं पर्सिया था। दोस्तों, 550 बीसी में पर्सिया दुनिया का एक सबसे पावरफुल साम्राज्य था और आप लोगों ने अपने स्कूल में साइप्रस द ग्रेट, पर्सिया और पर्शियन एम्पायर और सिल्क रूट के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाया गया होगा कि उसी साइप्रस द ग्रेट ने दुनिया का पहला ह्यूमन राइट चार्टर लिखा था और इन्होंने ही पर्शियन एम्पायर की नींव रखी थी। दोस्तों, साइप्रस द ग्रेट ने 539 बीसी में बेबीलोन जीतने के बाद सारे ज्यू स्लेव को आजाद कर दिया और इसके बाद इन्होंने एक सिलेंडर बनाई जिसमें साफ लिखा था हर इंसान को अपना रिलीजन चुनने का पूरा हक है और कोई दास प्रथा नहीं होगी, सारे लोग एक बराबर हैं। मतलब आप सोच कर देखिए कि जब दुनिया के आधे जगह पे लोग एक दूसरे को गुलाम बना रहे थे, तब पर्सिया में ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट था। दोस्तों, ये वही मुल्क है जहां से रूमी आए, पर्शियन पोएट्री आई, जो आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। आज आपके इंस्टाग्राम पर जो एस्थेटिक कोट्स आते हैं, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, ये रूमी ने ही लिखा था, जो कि 13वीं सेंचुरी में मशहूर पोएट थे। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एल्गोरिथम, जिससे कि आपका इंस्टाग्राम फीड और यूट्यूब रिकमेंडेशन चल रहा है और आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, उसे भी एक पर्शियन मैथमेटिशियन ने ही इन्वेंट किया था। इसलिए अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, पर्शियन एम्पायर सिर्फ एक एम्पायर नहीं था, ये एक सिविलाइजेशन थी, एक कल्चर था। आप जब पर्सेपोलिस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी आर्किटेक्चर कितनी एडवांस थी। दोस्तों, एक बात और, इस पर्सेपोलिस को 330 बीसी में अलेक्जेंडर ने बदले की भावना से लूटा और जला दिया, क्योंकि पर्शियन लोगों ने भी एथेंस को जलाया था। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, इतना ज्यादा एडवांस था, तो उसे आज वर्ल्ड लीडर होना चाहिए था। लेकिन आज ईरान की करेंसी दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि हर आदमी, हर एम्पायर एक टाइम पे अपने प्राइम में होता है। साइप्रस द ग्रेट के बाद डेरियस द ग्रेट आए और इनके रीजन में ये एम्पायर सबसे ज्यादा फैला। फिर डेरियस के बेटे आए जो बैटल ऑफ थर्मोपाइलिस के लिए मशहूर थे और इनके बाद से ही पर्शियन एम्पायर कमजोर होने लगा। फिर आगे चलकर डेरियस III को अलेक्जेंडर ने हराया और दोस्तों, पर्शियन एम्पायर के गिरने का और भी कई सारा रीजन था, जैसे कि अलेक्जेंडर का आक्रमण, राज्यों के राजाओं के बीच में लड़ाइयां और मारकाट होने लगा, जिसकी वजह से सेंट्रल पावर कमजोर होने लगी और अलेक्जेंडर के साथ युद्ध में काफी ज्यादा पैसा खर्चा हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए लोगों पर हैवी टैक्स लगाए गए। इसकी वजह से जनता और गवर्नर दोनों ने एक साथ बगावत शुरू कर दिया। अब जब इस टाइम पे पर्शियन एम्पायर स्ट्रगल कर रहा था, उसी टाइम पे अरब एम्पायर ऊपर उठ रहा था। इसके बाद 7वीं सेंचुरी में जब सासनिड एम्पायर के याजर्ग III पर्सिया पर रूल कर रहे थे, उसी टाइम पे 633 CE में पहली बार अरबी आक्रमण हुआ और इसी टाइम के बाद पर्सिया में इस्लाम धर्म की एंट्री हुई। फिर आगे चलकर 651 CE में 5वें बार आक्रमण के बाद सासनिड एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हुआ और पर्सिया में अरेबिक शासन शुरू हो गया। इस शासन के डोमिनेंट होने के बाद पर्सिया की डेमोग्राफी इतनी तेजी से और बुरी तरीके से बदली कि उसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर दूसरे रिलीजियस ग्रुप, खासकर जोरोएस्ट्रियन, इनको दबाया जाने लगा, उन पर हैवी टैक्सेस लगाए गए और उन्हें एक ड्रेस कोड दिया जाता था जिससे कि उन्हें इजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक रूलर के टाइम में हुआ हो, ये लगातार चलता आ रहा था। लेकिन ईरान का नाम अभी पर्सिया ही था। ये नाम कब और क्यों बदला, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों, टाइमलाइन में आगे चले तो 1908 में एक ऐसी घटना होती है जिससे कि पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए और यही चीज पर्सिया के आने वाले फ्यूचर को बदलने वाली थी। दरअसल 1901 में एक ब्रिटिश इंटरप्रेन्योर विलियम नोक्स डार्सी ने पर्सिया के सुल्तान से 60 सालों के लिए ऑयल एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस लिया और ये डील कैश प्लस फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग वाली डील थी। और इस डील के फाइनल होने के बाद डार्सी ने ड्रिलिंग शुरू करवाई। लगातार 6 सालों तक ड्रिलिंग करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला। इस मोमेंट पर सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन डार्सी ने नहीं। फिर 1908 में 26 मई को खोजेकिस्तान के वेल नंबर 1 से ऑयल निकला
और ये हिस्ट्री में पहली बार था जब मिडिल ईस्ट में कॉमर्शियली यूजेबल ऑयल मिला, और यही वो चीज था जिससे ईरान रातों रात ग्लोबल एनर्जी प्लेयर बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के लिए ये चीज एक श्राप भी था। 1909 में लंदन में एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी सेटअप हुई और यही चीज आगे चलकर ईरान के लिए सिरदर्द बनने वाली थी। फिर 1912 में अबादान पाइपलाइन बनी। फिर 1935 में रेजा शाह पहलवी ने पर्सिया का नाम बदलकर ईरान रख दिया, क्योंकि उनका मानना था कि पर्सिया सब सिर्फ एक ग्रुप को रेफर करता है जो कि बेसिकली पारसी थे, लेकिन ईरान सारे ग्रुप को आइडेंटिफाई करेगा और सारे लोगों को एक साथ लेकर चलेगा। फिर 1950 का दौर आया। ईरान में बहुत सारा तेल निकल रहा था, लेकिन एक दिक्कत थी। ईरान के 84% ऑयल प्रॉफिट एक ब्रिटिश कंपनी ले जा रही थी और ईरान को प्रॉफिट का मात्र 16% मिल रहा था, जबकि रिसोर्स सारा ईरान का यूज हो रहा था। और दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा ही कुछ स्वेज कैनाल के टाइम पर भी हो रहा था, जिसे आप यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। अब आप सोच कर देखिए कि आपके घर के नीचे सोना निकले और इस पर एक विदेशी कंपनी आकर अपना दावा कर दे, तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी हो रहा था। फिर 1951 में ईरान में इलेक्शंस हुए और मोहम्मद मुसादेव जो कि ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने, और यहाँ पर जो उन्होंने सबसे पहला काम किया वो था ऑयल नेशनलाइजेशन का। मतलब कि ईरान का तेल अब ईरान का होगा। पार्लियामेंट में इस पर वोटिंग हुई और 79-12 से ऑयल नेशनलाइजेशन पास हो गया। इस एक्ट के पास होने के बाद ईरान में जश्न का माहौल था और सड़कों पर मुसादेव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन फॉरेन पावर्स जो थी इनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ब्रिटेन गवर्नमेंट पैनिक में थी क्योंकि उनका बहुत सारा इनकम का सोर्स खत्म हो गया, और इधर अमेरिका सोच रहा था कि अब तो यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ईरान में और कम्युनिज्म फैल जाएगा। और इसी चीज को देखते हुए अमेरिका के CIA और ब्रिटेन के MI6 ने एक सीक्रेट coup प्लान किया जिसका नाम ऑपरेशन एजेक्स रखा गया। अब दोस्तों आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अगले 60 सालों तक सीक्रेट रहा था। दोस्तों CIA ने 1953 में हुए मिशन की ऑफिशियल जिम्मेदारी 2013 में ली। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस ऑपरेशन में आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों होता यह है कि 19 अगस्त 1953 की रात को CIA और MI6 ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गद्दी से उठा फेंका और शाह रेजा पहलवी जो पहले से ईरान से भागा हुआ था उसे वापस लाकर पावर में बैठा दिया। दोस्तों इस ऑपरेशन एजेक्स को सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारे टूल किट का यूज हुआ था। अगर आप इस ऑपरेशन की डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब रेजा पहलवी जो कि प्रिंस था ईरान का, उसके पावर में आने के बाद ये ऑयल कंपनी जो कि नेशनलाइज हुई थी वो फिर से फॉरेन कंपनीज के हाथ में चली गई और डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म ही हो गई। अब आप सोच कर देखिए कि किसी देश में इलेक्शंस होते हैं, वहाँ के लोग वोट करते हैं और डेमोक्रेटिकली एक लीडर चुन के आता है और समाज में कई सारे रिफॉर्म्स करता है, लेकिन यही बात फॉरेन पावर्स को खटक जाती है और वो बोलते हैं नहीं यार ये लीडर हमें पसंद नहीं है, हटाओ इसे। और फिर एक सीक्रेट ऑपरेशन के थ्रू उसे विलन बनाकर गद्दी से हटा दिया जाता है। तो आप ही सोच कर देखिए वहाँ के लोगों को कैसा लगेगा। एग्जैक्टली यही हो रहा था ईरान में। फॉरेन पावर्स को एक कठपुतली चाहिए था जो कि उनके इशारे पे नाचे। दरअसल 1953 में जो कू हुआ था वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये एक घाव था जो पूरे ईरान के लोगों को लगी और ये घाव आज भी वहाँ के लोगों की जान ले रहा है। 1953 से 1979 तक यानी कि करीब 26 सालों तक रेजा पहलवी का शासन चला और यही 26 साल अगले रेवोल्यूशन की नींव बनी। 1960-70 के दशक में जब शाह पावर में थे तो इन्होंने समाज में कई सारे रिफॉर्म्स किए। इनके शासन में व्हाइट रेवोल्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलरिज्म और वेस्टर्नाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ी और उस टाइम का ईरान बिल्कुल मॉडर्न लग रहा था। यूनिवर्सिटीज खुल रहे थे, वुमेन्स को राइट मिल रहा था, वुमेन्स कार ड्राइव कर रही थी, नाइट क्लब्स खुल रहे थे, फैशन शो हो रहा था। लेकिन इसी टाइम पे एक और घटना होती है। रुहेल्ला खामनेई जो कि फिलोसफी के फॉर्मर प्रोफेसर थे कौम में, उन्होंने शाह के रिफॉर्म के खिलाफ बोला। इस वजह से उन्हें निर्वासित कर दिया गया। इधर ईरान में वुमेन्स को वोटिंग राइट मिल रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे। 1967 में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन और लेबर में सिर्फ 5000 था। वहीं 1978 आते आते ये आंकड़ा 74,000 तक पहुंच गया था। सरफेस पे सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग थी। दरअसल ईरान के लोगों को कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म्स और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पसंद नहीं आ रहा था। और दूसरा कारण ये था कि शाह के पास एक सीक्रेट पुलिस थी जिनका नाम सावक था और इन सावकों का काम था टॉर्चर करना, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को खत्म करना। यानी कि जो भी लोग शाह के खिलाफ खड़े होंगे या बोलेंगे उनको खत्म कर देना है। फिर 1970 के दशक में ही एक और घटना होती है। ऑयल के प्राइसेज अचानक से तेजी पकड़ लेती है। इससे ईरान गवर्नमेंट के ऑयल रेवेन्यू 79% तक बढ़ गई और ईरान के GDP की एनुअल ग्रोथ 13% तक पहुंच गई। अब इसके वजह से हुआ ये कि महंगाई भी काफी तेजी से बढ़ी, इकोनॉमी पूरी तरीके से तेल पे डिपेंडेंट हो गई और दूसरे सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सब स्ट्रगल करने लगी। मॉडर्नाइजेशन तो हो रहा था लेकिन सिर्फ तेहरान में, दूर के गांव में कोई फंड पहुंच ही नहीं रहा था। फ्रीडम की बात तो हो रही थी लेकिन हर जगह सावक भी मौजूद थे। 1975 में शाह ने एक और काम किया जिसे कि आप बोल सकते हो कि इन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकी। शाह ने वन पार्टी स्टेट की घोषणा कर दी।
मतलब कि दूसरे पार्टी अब पॉलिटिकल रेस से बाहर हो गए और लोगों को सिर्फ शाह के पार्टी रास्ता खींच रिसर्जेंस पार्टी को ही ज्वाइन करना था, वो भी मोनार्की से अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए। अब इस घोषणा के चलते लोगों में घुटन शुरू हो गई और 1978 के जनवरी से ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब ये रेवोल्यूशन ऐसे स्टार्ट हुआ कि जनवरी में ही तेहरान के एक न्यूज़पेपर इत्तेलात ने खामनेई के ऊपर एक निंदात्मक टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से हजारों छात्र सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ और दिन बीतने के बाद ये आंदोलन कम होने के बजाय और भी बढ़ता गया। फिर उसी साल 8 सितंबर को मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसके बाद सेना ने तेहरान के सड़कों पर जम के गोलीबारी की, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग मरे भी। अब इस घटना से होता ही है कि ऑयल कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो भी स्ट्राइक पर चले गए और टेंशंस और बढ़ती ही जा रही थी। और इन सारे घटनाओं को खामनेई कोऑर्डिनेट कर रहे थे, पहले तो इराक से, उसके बाद फ्रांस से। अब इस टेंशन को बढ़ते देख जनवरी 1979 में शाह अपने पूरे परिवार के साथ भाग निकलते हैं ऑफिशियल छुट्टी के नाम पर। और शाह के गैर मौजूदगी में जो देश चलाने के लिए रीजेंसी काउंसिल बनाई गई थी वो भी देश चलाने में नाकाम रही। और शाहपुर बख्तियार, जिसे शाह ने जाने से पहले जल्दबाजी में प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वो नेशनल फ्रंट के लोगों से और खामनेई से समझौता करने में नाकाम रहते हैं। और आगे चलकर जनवरी के लास्ट में 10 लाख लोगों ने तेहरान के सड़कों पर खामनेई के लिए समर्थन दिया, जिसके बाद 1 फरवरी को खामनेई ईरान पहुंचे और इसके 10 दिन बाद यानी कि 11 फरवरी को ऑफिशियली शाह का शासन खत्म हुआ। और इसके 2 महीने के अंदर ही यानी कि 1 अप्रैल को नेशनल रेफरेंडम में 99.3% वोट मिलने के बाद खामनेई ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। इसके बाद नया संविधान बना और इसमें सुप्रीम लीडर यानी कि वेलाए फकीह का कॉन्सेप्ट आया। हिजाब मैंडेटरी कर दिया गया, वेस्टर्न म्यूजिक पर बैन लगा दिया गया और ऑपोजिशन लीडर को खत्म कर दिया गया। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन वाले डिक्टेटर को हटाकर दूसरा डिक्टेटर बैठा दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस डिक्टेटर को लोगों का पूरा समर्थन था। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या रेवोल्यूशन कभी अपना प्रॉमिस डिलीवर करती है या लोग बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट हो जाते हैं? दोस्तों अभी तक तो आपने ईरान के अंदर के पॉलिटिक्स को देखा, लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला था, क्योंकि 1979 के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने ईरान और यूएस के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उसके 1 साल बाद वो वार स्टार्ट हुई जो कि अगले 8 सालों तक चला और इसमें 10 लाख से ज्यादा मौतें हुई। दरअसल 4 नवंबर 1979 को होता ही है कि तेहरान में कुछ स्टूडेंट ने यूएस एम्बेसी पर अटैक कर दिया और वहां के 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और सिटीजन को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रख लिया। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों? तो इन लोगों को यानी कि ईरानियन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शाह को अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि शाह उस समय में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूएस गए थे। अब ये हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस भी रहा हो और ये ईरानियन स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि शाह को वापस ईरान लाया जाए ताकि उस पर कोर्ट ट्रायल हो सके। अब यहाँ पर स्टूडेंट का गुस्सा जो था वो सिर्फ शाह को लेकर नहीं था या फिर उसके शासनकाल को लेकर नहीं था, उनका गुस्सा उस 1953 वाले कू को लेकर भी था, जिसके बाद सारा खेल शुरू हुआ। और उन 444 दिनों में यूएस और ईरान के रिलेशन परमानेंटली डैमेज हुए और अमेरिका ने कई सैंक्शंस भी लगाए, डिप्लोमेट रिलेशन खत्म कर दिए और ये हॉस्टिलिटी आज तक चल रही है। और इसके बाद ही अमेरिका के प्रॉक्सी वार का दौर स्टार्ट हुआ। 22 सितंबर 1980 को इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया। दरअसल इस अटैक में इराक का पर्सनल इंटरेस्ट भी था और अमेरिका समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज ने इसे सपोर्ट भी किया था और ये वार पूरे 8 सालों तक चली। इस वार में सल्फर मस्टर्ड गैस जैसे केमिकल वेपन्स का भी यूज किया गया, नर्व एजेंट जैसे कि टैबून और सैरिन का भी यूज हुआ, ट्रेंच वारफेयर का यूज हुआ। अब ये ट्रेंच वारफेयर क्या है ये आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं। इस वार में लगभग 6,80,000 लोग मारे गए, जिसमें से 5 लाख ईरानी लोग थे और 1,80,000 इराक के। अब इस वार में इतनी सारी जाने गई, ईरान और इराक की इकोनॉमी भी खत्म हुई, लेकिन जीत किसी को नहीं मिली। ईरान बोल रहा था मैं जीत गया, इराक बोल रहा था मैं जीत गया, लेकिन इस वार में अगर कोई जीता था तो वो था IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। दरअसल होता ही है कि वार के दौरान IRGC और पावरफुल हो गया, वेपन्स कंट्रोल करने लगा, ब्लैक मार्केट चलाने लगा और वार खत्म होने के बाद IRGC इकोनॉमी में घुस गया। एग्रीकल्चर, गैस, ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन सब कुछ में IRGC का कंट्रोल हो गया और अनऑफिशियली ये ब्लैक मार्केट को भी कंट्रोल करते हैं, पोर्ट्स कंट्रोल करते हैं। मतलब ये ग्रुप ईरान के इकोनॉमी का 40 से 50% हिस्सा कंट्रोल करता है और IRGC का ये इकोनॉमी एम्पायर अगले 30 सालों में और ज्यादा बढ़ने वाला था। दरअसल 2020 में जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई तब लोगों को पता चला कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है, लेकिन उससे पहले एक और गेम शुरू हुआ था, मतलब मिडिल ईस्ट को एक चेस बोर्ड की तरह यूज करना। दरअसल 1990 से 2000 तक ईरान ने एक स्ट्रेटजी डेवलप की और इस स्ट्रेटजी को नाम दिया गया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस, लेकिन किसके खिलाफ? तो ये रेजिस्टेंस था ऑपरेशंस के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, यूएस के खिलाफ। लेकिन इस चेस गेम में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ईरान खुद किंग की तरह सिर्फ बैठा था और प्यादे अपना काम कर रहे थे। और ये प्यादे थे लेबनान में हिजबुल्लाह, इसे 1992 में बनाया गया इजराइल के खिलाफ, दूसरा गाजा में हमास, तीसरा सीरिया में असाद रेजिम यानी कि बशर अल असद के गवर्नमेंट। ये ईरान के बिगेस्ट एलाई है। सीरिया में सिविल वार के दौरान ईरान ने बिलियंस ऑफ डॉलर दिया था असद को पावर में बने रहने के लिए। और चौथा है इराक का पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स।
और पांचवा यमन के हुतीज। अब आप सोच कर देखिए, आपके पास घर चलाने के लिए लिमिटेड पैसा है, आपके घर के लोग भूखे हैं, लेकिन आप दूसरे देश के लोगों को खाना खिलाने में बिजी है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि ईरान को अपने लोग ज्यादा पसंद थे या फिर प्रॉक्सी वार। दरअसल ईरान का मानना है कि इतने सारे डॉलर्स खर्च करना खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इससे उनको रीजनल पावर बनने में मदद मिलेगा। लेकिन 2024-25 में सब कुछ खत्म हो गया। 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया। फिर इसी साल 17 अक्टूबर को हमास लीडर याहिया सिनवार गाजा में मारा गया। फिर 8 दिसंबर को सीरिया में असाद शासन खत्म हो गया। फिर पिछले साल यानी कि जून 2025 में इजराइल और यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया और ये टकराव कुछ 12 दिनों तक चला। ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में भी काफी सुर्खियां बटोर रही थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हजारों जाने गई, 40 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए, लेकिन इससे मिला क्या? और ये सब चल ही रहा था कि इकोनॉमी ने फाइनल झटका दे दिया। ईरान की करेंसी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। दरअसल होता यह है कि 2018 से ईरान की इकोनॉमी फ्री फॉल में थी। सैंक्शंस, मिसमैनेजमेंट, करप्शन सब हाई पे था। यहाँ पर तेहरान के ग्रैंड बाजार में फरीद नाम का एक 45 साल का दुकानदार था। ये पिछले 39 सालों से दुकान चला रहा था, लेकिन 2025 उसके जिंदगी का सबसे बुरा साल बन गया। वो इसलिए कि सुबह 8 बजे फरीद जो दाम लगाता था वो शाम 5 बजे तक आउटडेटेड हो जाता था। इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही थी। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास 1000 रुपए हैं, सुबह में आप उसे 10 सामान खरीद सकते हो, दोपहर को आप उसे 5 सामान खरीद सकते हो, और वही शाम तक मात्र 2 सामान खरीद सकते हो उसे 1000 रुपए में। और मार्च आते आते ईरान की रियाल की हालत ये हो गई कि एक यूएस डॉलर बराबर 42,000 ईरानी रियाल हो गया। अगर आज आप ये वैल्यू देखोगे तो आपको एक यूएस डॉलर बराबर 10,72,000 ईरानी रियाल देखने के मिलेगा। मतलब कि अगर आपके पास एक यूएस डॉलर है तो आप उसे ईरान में लगभग 11 लाख रुपए का सामान या प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। 2025 में ईरान की महंगाई 42 से 48% तक बढ़ी, खाने की कीमत 72% तक बढ़ी, और इसका असर ये है कि 57% ईरानी कुपोषित हैं और पॉवर्टी रेट 50% तक है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान अब भी तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? तो दोस्तों, वो पैसा जा रहा है सीरिया वार में, हिजबुल्लाह के पास, हुती के पास और इराक मिलिशिया के पास। और अंत में थक हार कर 28 दिसंबर को फरीद और दुकानदारों के साथ अपनी दुकान भी बंद कर देता है। और ये एक सिग्नल था कि जब भी तेहरान का ग्रैंड बाजार बंद होता है तो शासन बदल जाता है। इस बाजार के बंद होने से 1906 में कॉन्स्टिट्यूशन रिवोल्यूशन हुई, 1979 में इस्लामिक रिवोल्यूशन हुई, और फिर 2025 यहाँ पर फरीद के पास दूसरा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि करेंसी कोलैप्स हो चुकी थी और सप्लायर्स डॉलर की डिमांड कर रहे थे। और फरीद 45 सालों की जिंदगी में पहली बार सड़क पर आया, वो भी प्रोटेस्ट करने, क्योंकि उसका सेविंग, उसका बिजनेस सब खत्म हो चुका था। और जब एक मिडिल क्लास आदमी सड़क पे आता है तो पूरे सिस्टम को पता चलता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और, ईरान में माइनॉरिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ अक्टूबर 2025 में 700 माइनॉरिटी को फांसी दी गई, जिसमें कुर्द, बलोच, अरबी लोग भी शामिल थे, और वो भी इसलिए कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। और कई रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि ये नंबर ओरिजिनल नंबर का मात्र 8% है। 28 दिसंबर के बाद जो प्रोटेस्ट तेहरान के ग्रैंड बाजार में शुरू हुई थी वो टोटल 31 प्रोविंस में फैल चुका है। अब तक 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, और कुछ रिपोर्ट्स का ये भी आंकड़ा है कि 12,000 से 15,000 लोगों की मौत हो रही है। हजारों लोग अरेस्ट भी हुए हैं, इंटरनेट बंद है, और 2 जनवरी से ही पूरे ईरान में ब्लैकआउट। इस प्रोटेस्ट में एक लड़की थी 20 साल की, वो अपने क्लासमेट के साथ बाहर आती है। उसके पास कोई हथियार नहीं था, बस एक प्ले कार्ड था जिस पर लिखा था नो गाजा नो लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए। दोस्तों, ये बिल्कुल जेएनयू और डीयू के स्टूडेंट के जैसा था, मतलब कि हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करना। लेकिन यहाँ पर फर्क ये था कि ये भारत है और वो ईरान। पुलिस ने उन निहत्थे प्रदर्शनकारी पर फायर कर दिया और उस 20 साल की लड़की की कहानी वहीं खत्म हो गई। और उसका जो दूसरा क्लासमेट था उसे अरेस्ट कर लिया गया और उस पर मोहरी लगा दिया गया। दरअसल मोहरी ईरान के कानून में गंभीर आरोप है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर या राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना, और इसकी सजा मृत्यु दंड है। अब आप सोच कर देखिए कि कोई शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा है और उसे दबाने के लिए पुलिस उस पर गोली चला दे, ये कहाँ तक सही है? आपको ये बात जानकर भरोसा नहीं होगा कि ईरान में एक ग्रुप है मदर ऑफ खबरान। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट ने मार दिए। दोस्तों, ईरान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये अपने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में पहुंच चुकी है। इस प्रोटेस्ट में वो लोग भी जुड़ रहे हैं जिन्होंने 1979 में रिवोल्यूशन में रोल निभाया था, क्योंकि इन्होंने पहले सोचा था कि रिवोल्यूशन प्रोटेक्ट करना है, लेकिन आज वही लोग रिवोल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये ट्रेजेडी है या आयरनी, ये आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में देखें तो ईरान के कई जनरेशंस एक ही चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि 1906 में कॉन्स्टिट्यूशन रिवोल्यूशन, क्योंकि फ्रीडम चाहिए था। 1953 में आवर रिसोर्सेज आवर राइट, 1979 में अगेन आजादी, और फिर 2022 में महसा अमीनी, और अब 2025-26 में इकोनॉमिक प्रोटेस्ट। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सवाल ये है कि प्रोटेस्ट के बाद भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि सिस्टम को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि चेंज नहीं किया जा सके, या फिर कुछ और।
आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि जहां साइप्रस द ग्रेट ने दुनिया की पहली ह्यूमन राइट चार्टर बनाई थी, उसी जगह पर ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। और दोस्तों, इस वीडियो में हमें यह भी देखने को मिला कि कैसे डेमोक्रेसी एक रात में छीनी जा सकती है। वार सिर्फ रूलर्स को फायदा देता है, नॉर्मल लोग तो बस मरते हैं। और बिना अकाउंटेबिलिटी के पावर करप्शन है, चाहे मिलिट्री हो या फिर कोई और। दोस्तों, आपका ईरान के इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।